दोस्तों, आज 2 दिसंबर और आज का विचार है, हमारा शुभ विचार कोट्स है, द वन हु कैन एडजस्ट टू एनी सिचुएशन विथ ह्यूमिलिटी प्रोसेस टू ग्रेटनेस। द वन हु कैन एडजस्ट टू एनी सिचुएशन विथ ह्यूमिलिटी प्रोसेस टू ग्रेटनेस। और इसी सुविचार के साथ आपसे एक अपील है कि हमारे किसान भाई पूरे भारत में, खास करके पंजाब, हरियाणा और सीमावर्ती जो दिल्ली से लगे हुए हैं, वो सारे लोग वैसे तो 2 महीने से ये आंदोलनरत हैं, लेकिन पिछले 7 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पे आए हुए हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पे ये अपनी आवाज़ उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उसे इजाज़त नहीं दे रही है, अंदर आने नहीं दे रही। एक ग्राउंड में पुलिस की कस्टडी में आंदोलन करने के लिए बुराड़ी में बुलाना चाहती है, जो किसान नहीं चाहती, क्योंकि वो एक तरह का जेल या कहें कि जलियांवाला बाग कांड हो सकता है, इसलिए किसान वहाँ नहीं होना चाहते। सच्चाई तो ये है कि भारत सरकार को, या जो हमारे एग्रीकल्चर विभाग से जुड़े हुए जो मंत्री हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्हें किसानों के बीच में जाकर के किसानों की समस्या सुननी चाहिए और उसका सही निदान जो उचित है उसे निवारण करना चाहिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जब वोट लेना होता है तो घर घर जा कर के हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, भीख मांगते हैं, दुनिया भर के लोभन प्रलोभन जुमलाबाजी करते हैं। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो वो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हो गया और मैं ये बड़े से हाउस में रहूँगा, सारे सिक्योरिटी के अंदर में रहूँगा, जेट सिक्योरिटी में रहूँगा, अपना ब्लैक कमांडो के साथ रहूँगा, 10 गाड़ियाँ के साथ घूमूँगा और लोग मेरे पाँव के पीछे आएँ और मुझसे जो है गिड़गिड़ाएँ। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है। तो बार बार लोकतंत्र की बात आती है और उसी में भ्रष्टाचार की भी बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं, चूँकि आप सभी जानते हैं, समझते हैं, हमें आज किसान भाइयों को साथ देना चाहिए। इसलिए किसान आंदोलन को अहरा और अहरा नेशनल पार्टी पूरी तरह से साथ दे रही है। जितना भी समर्थ है, जिस तरह से, जिस रूप में है, हम लोग उसको साथ दे रहे हैं। हम उसमें कोई दिखावाबाजी नहीं कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफी, कोई वीडियोग्राफी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके बीच में जा कर के उनको जो हो सकता है मदद कर रहे हैं। आप सभी लोग भी मदद करें, ये हमारी आपसे अपील है। और साथ में जो भ्रष्टाचार का जो नाशूर है, जो हमारे भ्रष्टाचार के जो विभिन्न रूप है, उस पर आज हम थोड़ा बात कर लेते हैं। बाकी हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो भ्रष्टाचार और मानवाधिकार की जो हमारी किताब है, उसमें भ्रष्टाचार आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक ऐसा नासूर बन गया है जिसका तत्काल ऑपरेशन करना आवश्यक हो गया है। भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में देश व समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, पुलिस तंत्र का भ्रष्टाचार, न्यायपालिका का भ्रष्टाचार, संचार माध्यमों का भ्रष्टाचार, नौकरशाही का भ्रष्टाचार, व्यापार जगत का भ्रष्टाचार काफ़ी भयानक रूप से देश व समाज को खोखला करता जा रहा है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार को दिनों दिन मान्यता मिलती जा रही है, जिससे रिश्वत जैसा भ्रष्टाचार आम हो गया है। इसी तरह से हफ्ता वसूली, चुनाव में धांधली, अपने विरोधियों को दबाने के लिए सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग, झूठी गवाही देना, किसी को परेशान करने के लिए झूठा मुकदमा दायर करना, परीक्षा में नकल करना या करवाना, बड़े अधिकारी द्वारा छोटे अधिकारियों पर दोष जमाना या योग्य कर्मचारियों के बदले उससे कमतर कर्मचारियों को प्रमोशन देना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कभी कभी पुरस्कार देने में भी पक्षपात किया जाता है। योग्य व्यक्तियों को पुरस्कार नहीं मिल पाता, उसके बदले में कुछ पहुंचे हुए लोग पुरस्कार पाते हैं। यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भ्रष्टाचार विभिन्न रूपों में मानव के खून में रच व बस चुका है। स्थापित मापदंडों के अनुरूप काम करने पर समय लगता है और कभी कभी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसे में लोग इनका उल्लंघन करके गलत तरीके अपनाकर अपना काम करवाना चाहते हैं। यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसी प्रवृत्तियां हमारे समाज में आम हो चुकी है। तमाम लोग अब इन प्रवृत्तियों को स्वीकृति दे चुके हैं, इसलिए इसका बुरा भी नहीं मानते। प्रायः
यह देखा गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, लड़का यदि किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है तो लड़की की तरफ से किए गए इस बात को दबे हुए छिपे तौर पर पहुंचना नहीं भूलने कि वेतन क्या मिलता है और वेतन के अलावे लड़का को ऊपरी आमदनी क्या है ये जरूर पूछते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि कोई पिता अपनी पुत्री को किसी के साथ दाम्पत्य सूत्र में बांधने से पूर्व यह जानना चाहता है कि उसकी बेटी का होने वाला पति भ्रष्टाचार से धन कमाता है या नहीं। दौलतमंद इंसान को समाज में काफ़ी इज्जत मिलती है, उसकी मिसालें दी जाती है, यह कभी नहीं पूछा जाता कि यह रकम उसने बेईमानी करके तो नहीं कमाई, बल्कि जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाई करके जीवन यापन करता है उस पर ताने कसे जाते हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। उसके सामने ऐसे लोगों का उदाहरण दिया जाता है जो भ्रष्ट तरीके से धन कमाकर तथा कथित इज्जतदार व बड़े आदमी बन गए हैं। यह है हमारे समाज की सही सच्चाई। इससे प्राय सभी भली भांति परिचित हैं। एक पुलिस का कांस्टेबल, ITO ऑफिसर का क्लर्क, रेवेन्यू विभाग में काम करने वाला क्लर्क, बिजली विभाग में काम करने वाला बाबू आलीशान मकान बनवा लेते हैं। उनके पास कई गाड़ियां होती है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क, पोस्टमैन और अन्य विभागों में काम करने वाले ईमानदार कर्मचारी जीवन भर एड़ियां घींचते रहते हैं। अपने वेतन के सहारे मात्र बच्चों का पालन पोषण कर पाते हैं या किसी तरह से अपनी बच्चियों की शादी कर पाते हैं। अगर इन्हें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा की स्तर की शिक्षा दिलवानी होती है तो इन्हें कर्ज लेना पड़ता है या इन्हें अपने खेतों में गहने बेचने पड़ते हैं। यह कितनी बड़ी विडंबना पूर्ण सच्चाई है। एक विभाग में एक ही रैंक पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के रहन सहन का स्तर काफ़ी अलग होता है। जो ईमानदारी से अपने वेतन के सहारे जीवन जीता है वह समाज में कम चतुर व सीधा साधा माना जाता है। दूसरी तरफ किसी भी तरीके से पैसा कमाकर अपने स्टेटस को बढ़ाने वाला व्यक्ति बुद्धिमान व समाज के लिए आदर्श माना जाता है। आप जहां भी रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हर जगह निगाह दौड़ाइए तो आसानी से इस हकीकत से आप रूबरू हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि घूस लेना या गलत तरीके से पैसा कमाना, किसी को दबाकर आगे बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें अब बुद्धिमानों के लक्षण माने जाने लगे हैं। कल्पना कीजिए, आज के 50-60 साल पहले जब शिक्षा का प्रसार काफ़ी कम था तब इस तरह की बातें बेमानी और गलत मानी जाती थी। आज जब शिक्षा का प्रसार बढ़ा है, ज़्यादातर लोग शिक्षित हो गए हैं, ऐसे में गलत तरीके से पैसा कमाने वाले लोग गलत नहीं माने जाते। क्या शिक्षा हमें यही संदेश देती है? शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी के अंदर विद्वता आती है। विद्या मनुष्य के अंदर के पशुत्व का निराकरण कर देवत्व का विकास करती है। शिक्षा हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग अंधकार में अंधभक्त बन करके भ्रष्टाचार को साथ देते हैं। पूरी दुनिया में रहने वाले मानव ने स्थापित मापदंडों को एक तरह से ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया है। इसी का परिणाम है कि आज पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। सिर्फ धन कमा लेने से, कई कारें खरीद लेने से, कई इमारतें बनवा लेने से, कई बैंकों में पैसा जमा कर लेने से या चार्टर्ड विमानों से यात्रा करने से, पंचतारा होटलों में भोजन करने से व्यक्ति सुसभ्य नहीं हो सकता। सुसभ्य व्यक्ति वही है जो नैतिकता को ध्यान में रखते हुए समाज के स्थापित मापदंडों के अनुरूप चले, भले ही उसे जीवन में कठिनाइयों क्यों न आए। सभी मायने में वही सच्चा और सुसभ्य इंसान होगा। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। हमारे यहाँ ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे, शिष्य गुरुकुलों में रहकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे और ऐसे लोग देश व समाज के लिए कर्णधार हुआ करते थे। इन लोगों ने मानव होने का सच्चा धर्म निभाया। आज भी यदि मानवता का पूरी तरह से ह्रास नहीं हो पाया तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ अभी भी कुछ नैतिक मूल्य बने हुए हैं। जिस दिन पूरी तरह से नैतिक मूल्य ढह जाएंगे उस दिन भारत में भी पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाएगी, अच्छे बुरे का भेद मिट जाएगा। भारत की संस्कृति को दुनिया में काफ़ी आदर से देखा जाता है। भारत सिर्फ अपनी लंबी चौड़ी सीमाओं द्वारा ही महान नहीं है, बल्कि अपनी बेमिसाल संस्कृति, सहनशीलता, सहिष्णुता, दयाशीलता, मानवीय दृष्टिकोण, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना में सब आचरण के लिए पूरे विश्व में वंदनीय माना जाता है। परंतु आज इन सब गुणों से भारत भी वंचित होता जा रहा है। यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है।
हमारे मनीषियों ने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारे देश में भ्रष्टाचारी को सम्मान मिलने लगेगा। यह देश महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, लक्ष्मीबाई जैसे लोगों का ये देश है। हमारे यहाँ पैदा होने वाले महान लोगों ने राजनीतिक, धर्म, समाज सेवा, विज्ञान, गणित व अन्य तमाम क्षेत्रों में भारत के लिए जो सराहनीय कार्य किया है, साथ ही विश्व को भी मार्गदर्शन दिया है। आर्यभट्ट जैसे महान मनीषी व नक्षत्र शास्त्र के ज्ञाता ने पूरे विश्व को खगोल शास्त्र के बारे में नई जानकारी दी थी। इसी तरह से भारतीय विज्ञानियों ने भी पूरे विश्व को संदेश दिया है। इन महान लोगों ने कभी भी भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया। इन्होंने सच्चा मानव होने का धर्म निभाया। इनका जीवन देश व समाज के लिए समर्पित रहा। इनकी वजह से देश का भी नाम रोशन हुआ। यदि उस समय ऐसे महान लोग इस देश में पैदा होकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानदंडों पर चलते रहे तो आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? अचानक भारतीय संस्कृति में गिरावट क्यों दिखने लगी है? क्यों भ्रष्ट आचरण करने वाला व्यक्ति या नकाब ओढ़ने वाला व्यक्ति समाज में इज्जत पाने लगा? यहाँ सोचने वाली बात है, क्या यह वैश्वीकरण का असर है? वैश्वीकरण की वजह से विश्व की तमाम सभ्यताएं एक दूसरे के करीब आती जा रही है। जिस तरह से एक दूसरे के बीच की दूरियां मिटती जा रही है, उसी तरह से तमाम सभ्यताएं एवं दूसरी सभ्यताओं से मिलकर उसमें समाहित हो रही है या किसी सभ्यता को अपनी में समाहित कर रही है। यहाँ चिंता की बात यह है कि भारतीय सभ्यता में पश्चिम की सभ्यता समाहित हो जाना चाहती थी, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि भारतीय सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता की अनुयायी बनती प्रतीत हो रही है। भारतीय सभ्यता इतनी कमज़ोर तो नहीं है। हमारी सभ्यता अत्यंत प्राचीन है। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता कैसे अचानक पाश्चात्य सभ्यता के प्रति आकर्षित हो गई, इस पर गंभीर चिंतन में मनन की जरूरत है। और इसके लिए कौन दोषी है? हमारा समाज दोषी है, विभिन्न सरकारें दोषी है, मीडिया दोषी है या पश्चिम के लोग दोषी हैं? इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। हमारी सभ्यता क्यों कमजोर हुई? हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को प्रश्रय कौन मिला? भ्रष्टाचार जैसी बुराई से हम त्रस्त होने के बावजूद उसके खिलाफ खुलकर आवाज़ क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? इन सभी कारणों को सिलसिलेवार ढंग से जानने के लिए आप इंतज़ार कीजिए। कल 1 बजे पुनः हम आपके बीच में आएंगे। अभी आपसे हम अलविदा लेते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमारे किसान भाई कष्ट में हैं, उनकी बातों को नहीं सुनी जा रही है, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रहा। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान अगर काम नहीं करेंगे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, और जो अन्न है, जो चावल दाल, ये जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमारी भोजन है, वो महंगी हो जाएगी। तो इस पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम किसान को साथ दें, उनकी मांगे जो उचित है उसे सरकार को माननी चाहिए। और इसी अपील के साथ हम लोग लिखित में भी भारत सरकार को दे रहे हैं मेमोरेंडम, और जो हमारे किसान जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको हम वहाँ साथ दे रहे हैं। और सभी भाइयों से कह रहे हैं कि जैसा भी हो सके, जितना आपसे हो सके, जो आप में सलाहियत है उसके हिसाब से हमारे किसान भाई जो आंदोलनकारी में लगे हुए, आंदोलन में लगे, अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उसमें कोई राजनीतिक न करें, कोई और न करें, बल्कि किसान की जो मांग है वो किसान की मांग की तरह आवाज़ उठाएं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे कल 1 बजे। आपका डॉक्टर एम ए दुआ। जय हिंद, जय भारत।